Hello guys, I am Ricky and you're most welcome to our YouTube channel निर्मला निर्वाण क्लासेस। अखंड भारत देख रहे थे और इसमें जो आज जिस देश के बारे में हम लोग जानने वाले हैं वो है भूटान, जो कभी भारत का हिस्सा नहीं था और आज भी भारत का हिस्सा नहीं है। तो हम भूटान के बारे में पढ़ेंगे। तो फिर अब प्रश्न ये उठता है कि हमने अखंड भारत में तब भूटान को मैं क्यों बता रहा हूँ। इसका बहुत सारा प्रयोजन है, क्योंकि देखिए जब हमारे पड़ोसी मुल्क की भी बात आती है उसमें नेपाल और भूटान, श्रीलंका ये सब तो आते ही हैं। तो इसलिए जो है इसलिए भी इसको जानना जरूरी है। और साथ ही अगर भूटान के बारे में जानकारी रहेगी तो आपके अपने पड़ोसी देश के बारे में, पड़ोसी मुल्क के बारे में और साथ ही भूटान के इतिहास को भी अगर आप जानेंगे तो बहुत यूजफुल होगा, हमारे लिए बहुत उपयोगी होगा। कल कोई वार्ता होती है, कोई भूटान भारत संबंध होता है तो वहाँ पर आप समझ पाएंगे कि वो किस चीज़ की बातें की जा रही है, क्योंकि आपको उसका ज्ञान है, आपको उसके बारे में पता है। तो पहले हम ये देखते हैं कि ये जो अखंड भारत बना हुआ है इसमें भूटान कहाँ है। लिखते लिखते बहुत सारा जितना अच्छी चीज़ को हमने पढ़ाते गया वो कभी मिटाया नहीं, वो सब का सब लिखा हुआ है ना। इसके पहले हमने नेपाल को देखा था, अब भूटान को देखेंगे जो नेपाल के जस्ट बगल में है। देखिए ये छोटा सा मुल्क, जहाँ मेरी फिंगर है, ये छोटा सा जो मुल्क आपको दिख रहा है, ये छोटा सा जो लाइन का बना हुआ ये है, इसी को हमने यहाँ से एरो मार के भूटान बताया है कि ये भूटान है जो नेपाल के जस्ट बगल में है। और भूटान के जस्ट जो पूरब तरफ है ये आपका अरुणाचल प्रदेश जो है, ये अरुणाचल प्रदेश जो अपना भारत है इसके अरुणाचल प्रदेश का राज्य है। और इसके उत्तर में आपका सिक्किम है, नहीं उत्तर में आपका तिब्बत है। और जो इसके दक्षिण में है यहाँ ये जो भूटान है, इसके दक्षिण में छोटा सा क्षेत्र जो एरो मार के हमने सिक्किम लिखा है, तो ये छोटा सा क्षेत्र सिक्किम है। मतलब कि नेपाल और भूटान के बीच में एक छोटा सा भूभाग है जो आपका सिक्किम है, जो कभी सिक्किम भी एक अपना अलग देश हुआ करता था। हम अभी भूटान के इतिहास में इसको जानेंगे। तो यह एक सिक्किम है और इसके नीचे वाला क्षेत्र जो है, यहाँ पर कुछ क्षेत्र इसका जो है आपका पश्चिमी बांग्लादेश से मिलता है ना, यहाँ पश्चिमी बांग्लादेश से मिलता है। और कुछ असम का क्षेत्र भी यहाँ से आपका असम का भूभाग भी इसको छूता है। तो यह छोटा सा पार्ट बहुत छोटा है और विश्व का सबसे खुशहाल देश में भी भूटान आता है। तो अब भूटान से संबंधित जो इसका इतिहास है इसको हम लोग जानेंगे। तो हमने यहाँ पर सिर्फ ये बताने का प्रयास किया कि इस मैप में भूटान कहाँ है। अगर आप मैप को देखिएगा, यहाँ अगर समझिएगा तो कहीं भी मैप आएगा आप उसमें पकड़ लीजिएगा कि भूटान कहाँ है और नेपाल कहाँ है। ये दो छोटा छोटा देश है जो भारत का हिस्सा नहीं है, भारत से अलग देश है, लेकिन हाँ भारत के पड़ोसी मुल्कों में है। और भारत के जो राज्य हैं इससे यह हर तरफ से इसकी सरहदों से इसकी सरहद जो है घिरी हुई है। तो यह समझिए कि एक तरह से भारत का अपना पड़ोसी देश है। ठीक है, अब भूटान की जो इतिहास है उसको हम लोग देखते हैं। बाकी कंट्री के संबंध में क्या है उसका इतिहास जो है लिखित या कहीं ना कहीं वो आपको मिलता है, लेकिन भूटान के इतिहास के संबंध में क्या है, इसका सब कुछ जो है क्रमवार ढंग से एग्जैक्ट नहीं मिलता है ना। कुछ मिथक है, कुछ झूठी बातें हैं, कुछ ये भी है। तो सबसे पहले भूटान का प्राचीन इतिहास मिथकों के रूप में है, मतलब जो है क्लियर नहीं है। और अनुमानतः भूटान की 2000 ईसा पूर्व में बस्तियां बसनी शुरू हुई थी। कब हुई थी? तो 2000 ईसा पूर्व में यहाँ पर बस्तियां बसनी जो है शुरू हो गई थी। कहाँ पर? तो ये भूटान की बात हो रही है। 2000 ईसा पूर्व में यहाँ पर बस्तियां बसनी शुरू हो गई थी। ये छोटा सा मुल्क भूटान में बस्तियां बसनी शुरू हो गई थी। दंत कथाओं के अनुसार इस पर 7वीं सदी ईसा पूर्व में कूच बिहार के राजा का अधिकार था। कब? 7वीं सदी में, है ना, 7वीं शताब्दी में, या कह सकते हैं दंत कथा के अनुसार 7वीं सदी में यहाँ पर जो है आपका कूच बिहार के राजा का जो है यहाँ पर दबदबा था, या कहा जाता है कि यह क्षेत्र पर जो है कूच बिहार के राजाओं का कब्जा था, है ना। यहाँ पर कहाँ पर? तो भूटान पर कब्जा था। किंतु 9वीं शताब्दी में यहाँ बौद्ध धर्म आने पर क्या हो गया? 9वीं शताब्दी में कौन आ गए? बौद्ध धर्म, है ना। बौद्ध लोग जो है यहाँ पर आ गए। 9वीं शताब्दी में यहाँ पर बौद्ध धर्म के लोगों का आगमन हुआ, है ना। और बौद्ध धर्म के आने के साथ ही क्या हुआ कि इसका इतिहास जो है अधिकांशतः अज्ञात। 9वीं शताब्दी तक बौद्ध धर्म का इतिहास मिलता है और उसके बाद जो अधिकांशतः इतिहास है वह मिलता नहीं है। कहीं ना कहीं इतिहास जो है अधिकांशतः अज्ञात ही है। इस काल में तिब्बत में अशांति होने के कारण बहुत से बौद्ध भिक्षु यहाँ आ गए। तिब्बत में अशांति, आप जान रहे हैं तिब्बत, इसका जो आप भूटान देख रहे हैं इसके जस्ट थोड़ा सा ऊपर जो
नॉर्थ में जो यहाँ पर ये बड़ा सा तिब्बत है, तो यह तिब्बत का क्षेत्र है जो कि भूटान के थोड़ा सा ऊपर पर है। तो तिब्बत में जो है आपका है ना, तिब्बत में अशांति हुआ और उस अशांति के कारण जो बौद्ध भिक्षु थे वो तिब्बत से भाग करके कहाँ चले आए, तो वो कुछ तिब्बत लोग आए और कहाँ आ गए, भूटान में आकर के रहने लगे। तो यह जो है तिब्बत में अशांति का आप कारण जानते ही हैं, है ना। चीन जो है उसको अपने कब्जे में लेना चाहता है और ले भी लिया है, और भारत उसमें कोई हस्तक्षेप किया भी नहीं, क्योंकि यह मान लिया कि वह तिब्बत जो है चीन का ही हिस्सा है। तो यहाँ पर तिब्बत जो है आप जानते हैं धर्मगुरु, हम इसके पहले तिब्बत को पढ़ाया है, वहाँ जो है दलाई लामा सब होते थे, वो उन लोगों पर जो है वहाँ पर अत्याचार हुआ, उनको भगाया गया, उन्होंने भारत में शरण ली और तिब्बत को जो है स्वायत्त शासन चीन का तिब्बत पर है। तो यह तिब्बत में जो है अशांति हुआ और यहाँ से बौद्ध धर्मावलंबी जो तिब्बत में लोग थे वो कहाँ चले आए, तो वो आ गए आपका भूटान में, है ना, भूटान आ गए। बहुत से बौद्ध भिक्षु यहाँ आकर के बस गए। लेकिन 12वीं शताब्दी में स्थापित, अब देखिए यहाँ पर आया 12वीं शताब्दी, और 12वीं शताब्दी में किसका शासन हुआ, तो 12वीं शताब्दी में स्थापित डुक्पा कग्युपा, यह जो है डुक्पा कग्युपा, यह जो है एक जनजाति है ना, डुक्पा कग्युपा, है ना, यह एक संप्रदाय है और इसका जो है यहाँ पर शासन हो गया, कहाँ पर, भूटान में। और आज भी जो है बहुमत में ये लोग भूटान में हैं। तो डुक्पा कग्युपा यह जो है एक संप्रदाय है जिसका निवास कहाँ पर है, भूटान में। तो 12वीं शताब्दी में जो है ना, ये डुक्पा कग्युपा संप्रदाय आज भी यहाँ पर आकर स्थापित हुए और आज भी यह भूटान में ये संप्रदाय बहुत ज़्यादा मात्रा में है। इस देश का राजनीतिक इतिहास इसके धार्मिक इतिहास से निकट संबंध रखता है। किसके बारे में, ये भूटान के बारे में कहता है कि इसका राजनीतिक संबंध जो है और इस देश का जो धार्मिक संबंध है वह दोनों आपस में बहुत ही मेल जोल खाता है ना, इतिहास से बहुत निकट है। 17वीं सदी के अंत में भूटान ने बौद्ध धर्म को अंगीकार किया। अब देखिए 17वीं शताब्दी में क्या हुआ, यहाँ पर 17वीं शताब्दी में या शताब्दी में भूटान में जो है आपका बौद्ध धर्म को अंगीकार किया गया। किसको, तो बौद्ध धर्म को अंगीकार किया गया, ठीक है। 1865 ईस्वी में ब्रिटेन और भूटान के बीच सिंचुल संधि पर हस्ताक्षर हुए। सिंचुल संधि, देखिए सिंचुल संधि, इस पर क्या हुआ, हस्ताक्षर हुआ। किसका किसका, जो भूटान का जो राजा था उसका और जो अंग्रेज था उसका। अब हम आ गए हैं, ये कब की बात है, 1865 ईस्वी में। आप जानते हैं कि 1800 ईस्वी में जो है अंग्रेजों का शासन पूरे भारत पर होना शुरू हो गया था, और 1865 में जो सिंचुल की संधि पर हस्ताक्षर हुआ, किसके किसके बीच, तो अंग्रेज और भूटान का जो राजा था उसके बीच, अंग्रेज और भूटान के बीच जो है सिंचुल संधि पर हस्ताक्षर हुए, जिसके तहत भूटान को सीमावर्ती कुछ भूभाग के बदले कुछ वार्षिक अनुदान के, है ना, करार दिए गए। यहाँ से जो है अंग्रेजों ने कुछ क्षेत्र जो है भूटान का वह अपने हैंड में ले लिया और जो है उस पर चूंकि भूटान से जो है कुछ वहाँ पर आप सीमावर्ती कुछ भूभाग के बदले कुछ वार्षिक अनुदान के करार किए गए। कुछ वार्षिक अनुदान जो है यहाँ से मिलना शुरू हुआ। वार्षिक अनुदान ये किसके किसके बीच हो रहा है, ये तो ये अंग्रेज और जो आपका भूटान के लोग हैं उसके बीच, है ना, जिसके तहत भूटान को सीमावर्ती कुछ भूभाग के बदले कुछ वार्षिक अनुदान के करार दिए गए। मतलब कि जो भूटान का सीमा क्षेत्र का कोई भूभाग था उस पर अंग्रेजों का कब्जा हुआ और उसके बदले में उसको क्या हो गया, वार्षिक अनुदान दिया जाने लगा। मतलब वो भूभाग है भूटान का लेकिन लिया है उसको अंग्रेज, और क्या कर रहा है, वार्षिक अनुदान उस पर, उसका कुछ उस भूभाग का कुछ वार्षिक अनुदान दे करके जो है भूटान के साथ संबंध उसका बना हुआ है। ब्रिटिश प्रभाव के तहत 1907 में वहाँ राजशाही की स्थापना हुई। अब इसके बाद क्या हुआ, 1907, 1865 के बाद 1907 हुआ और 1907 में यहाँ पर क्या हुआ, राजशाही की स्थापना हुई, है ना, राजशाही की स्थापना हुई। कहीं कहीं पर आप पाएंगे कि भूटान कब स्वतंत्र हुआ, तो भूटान कब स्वतंत्र हुआ यह भी बात जो है, या भूटान कब आज़ाद हुआ, तो यह भी प्रश्न आपका, इसका भी आंसर आता है 17 दिसंबर 1907 को भूटान स्वतंत्र हुआ। यह भी आप पाइएगा, है ना, कि 17 दिसंबर 1907 को भूटान स्वतंत्र हुआ। लेकिन क्या है कि 1907 में राजशाही की स्थापना जो है भूटान में हुआ। राजशाही का मतलब आप समझते हैं कि जो लोकतांत्रिक है इस तरह का नहीं ढांचा होता है, वहाँ क्या होता है, परिवारवाद, या आप समझ सकते हैं कि एक ही वंश के लोग, एक ही परिवार के लोग हैं, एक के बाद एक उत्तराधिकारी होते जाते हैं और उस भूभाग पर उसका शासन चलता है। यह आपका राजशाही कहलाता है ना। जैसे एक राजा बना,
फिर वो जब खत्म हुआ तो उसका उत्तराधिकारी उसका पुत्र राजा बनेगा, फिर उसका उत्तराधिकारी राजा बनेगा। इस तरह से जो चलता है वह राजशाही है और ये आज भी भूटान में चल रहा है। वहाँ भी एक राजा होता है ना, जो क्राउन पहनते हैं और सिंहासन पर बैठते हैं, जो आप राजा का जैसा आप जानते हैं वैसा भूटान में आज भी है। तो वह जो है वो राजशाही की स्थापना 1907 में हुई भूटान में, और उसका भूटान आज़ाद कब हुआ तो 17 दिसंबर 1907 को भी माना जाता है। 3 साल बाद एक और समझौता हुआ जिसके तहत ब्रिटिश है ना, ब्रिटिश इस बात पर राजी हुए कि वे भूटान के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, लेकिन भूटान की विदेश नीति इंग्लैंड द्वारा तय होगी। आंतरिक मामला में है ना, जो भूटान का आंतरिक मामला है इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। कौन इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा? कौन? ब्रिटिश। लेकिन जो विदेश मामला है ना, जो विदेश नीति है उस पर इंग्लैंड का ही अधिकार रहेगा, है ना। विदेश नीति किसके हाथ में रहेगी? तो ब्रिटिशों के हाथ में रहेगी, अर्थात अंग्रेजों के हाथ में रहेगी। देखिए एक और समझौता होता है जिसमें क्या बोला कि आंतरिक मामले में है ना, आंतरिक मामले में अंग्रेज हस्तक्षेप नहीं करेगा, लेकिन जो विदेश नीति है इसमें अंग्रेज हस्तक्षेप करेगा। अर्थात विदेश नीति जो है वह इंग्लैंड द्वारा तय किया जाएगा कि क्या हो, इंग्लैंड द्वारा तय किया जाएगा। ये कब हुआ? 3 साल के बाद, है ना, आफ्टर 3 ईयर। मतलब कि आप समझिए 1910 में ऐसा हुआ कि आंतरिक मामले में जो है ब्रिटिश सरकार हस्तक्षेप नहीं करेगी, लेकिन विदेश नीति पर हस्तक्षेप करेगी। बाद में 1947 के बाद यही भूमिका भारत को मिली। बाद में जो है 1947 में जब देश अपना आज़ाद हो गया, अपना भारत मुल्क आज़ाद हुआ, तो 1947 के बाद जो है यही चीज़ था भारत के साथ भी, कि भारत जो है भूटान के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। आंतरिक मामला में हस्तक्षेप नहीं करना है, लेकिन जो भूटान की विदेश नीति होगी वह किसके हाथ में रहेगी? वह भारत के साथ रहेगी, है ना। वह जो है भारत के हाथ में रहेगी, अर्थात विदेश नीति जो है वह भारत के द्वारा तय होगा। विदेश नीति भारत द्वारा तय होगी। इसके पहले क्या कहा था? जब अंग्रेज था तो उस समय विदेश नीति अंग्रेजों द्वारा तय हो रही थी, अंग्रेज आंतरिक मामले में हस्तक्षेप करना बंद कर दिए। उसी तरह जो है जब देश आज़ाद हो गया अपना 1947 में, तो जो विदेश नीति थी वह भारत द्वारा तय होने लगी, और जो आंतरिक नीति थी उसमें भारत कोई भी हस्तक्षेप नहीं करता था। यह जो है इस तरह से इसका चलता रहा, है ना। 2 साल बाद 1949 में भारत भूटान समझौता के तहत 2 साल के बाद क्या हो गया? 1949 में 1949 में क्या हुआ? भारत भूटान समझौता, है ना, भारत भूटान समझौता हुआ। जब अपना देश आज़ाद हो गया, है ना, आज़ाद होने के 2 साल बाद, तब जो है देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हैं, है ना। तो 1949 में, मतलब देश में 47 में आज़ाद हुआ और 2 साल बाद 1949 में भारत भूटान के बीच एक समझौता हुआ, है ना। इसमें भारत ने भूटान की वो सारी ज़मीन लौटा दी जो अंग्रेजों के अधीन था। मतलब क्या? यही भारत की एक खासियत बात यही है, हम शांति प्रिय लोग हैं, न किसी को तंग करते हैं, और जब कोई तंग करता है तो 1-2 बार तो बर्दाश्त करते हैं, उसके बाद उसका नेस्तनाबूद कर देते हैं। ये चीज़ें भारत के साथ है, और ये चीज़ें भारत को एक खासियत देश बनाती है, एक खास चीज़ बनाती है। हमने किसी के भूभाग पर कब्जा नहीं किया, लेकिन बाकी जो हमारे लोग हैं वो हम पर कब्जा करना चाहते हैं। और ये सेल्फ डिफेंस का ये गुण भी कहता है, धर्म भी कहती है कि जब कोई ज़्यादा से अत्याचार होने लगे तो फिर उसका मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, चाहे 62 की हो या और भी जो भी बात हो। तो यह जो है, इसी में जो है कि भारत स्वतंत्र हो गया। अगर वो चाहता तो जो भूटान का भाग दाबा गया था अंग्रेजों के द्वारा, वह भारत के हाथ में था, लेकिन भारत ने ऐसा नहीं किया। और जो भूटान का भूभाग भारत अंग्रेजों के द्वारा दाबा गया था, लिया गया था वार्षिक अनुदान पर, जो आपने शुरू में ही पढ़ा, वह क्या किया? भूटान को वापस कर दिया। कहा भाई तुम्हारा चीज़ है, तुम समझो, हम अपना आज़ाद मुल्क हो गए और हमको तुम्हारी संपत्ति से कोई लोभ नहीं है। उन्होंने क्या किया? इसको दे दिया, है ना। भूटान की वो सारी जमीन उसे लौटा दी जो अंग्रेजों के अधीन था। इस समझौता के तहत भारत का भूटान, है ना, भारत का भूटान की विदेश नीति एवं राजनीति में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। अब देखिए, यहाँ से जितना भूभाग था वह तो भूटान को मिल गया, मतलब कि जितना अंग्रेज दावा था वह सब भारत आज़ाद होने के 2 साल बाद जो है उसको वापस कर दिया, है ना। और इस समझौता के तहत भारत का भूटान की विदेश नीति एवं रक्षा नीति में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका दी गई। अब देखिए, यहाँ से ये जो किया तो इसकी जो विदेश नीति हो गई, किसकी? भूटान की जो विदेश नीति है, और साथ ही भूटान की जो आप समझ सकते हैं रक्षा नीति है। दोनों ही चीज़ों में, भूटान की विदेश नीति और भूटान की रक्षा नीति, इस दोनों में जो है महत्वपूर्ण भूमिका किसके द्वारा दी गई? भारत के द्वारा, है ना। भारत के द्वारा
महत्वपूर्ण भूमिका दी गई। अर्थात भारत ने कोई भी ऐसा जो है लांछन या कोई भी ऐसा जबरदस्ती का प्रयास भूटान के साथ नहीं किया कि उसके भूभाग को अपना बना लें या उसको किसी तरह का तकलीफ हो। भारत ने खुल करके उसका समर्थन दिया और जो उसका जितना भूभाग जितना हिस्सा था वह सब उसको 1949 में वापस कर दिया। अभी हमारे कुछ लोग हैं जो जवाहरलाल नेहरू को इस बात के लिए कोसते हैं कि भूटान अगर जवाहरलाल नेहरू चाहते तो वो भारत का हिस्सा होता, लेकिन हमारे ख्याल से वो गलत बात है। अगर वो भूटान का क्षेत्र है, भूटान कभी भी भारत का हिस्सा नहीं रहा है और नहीं था, ये अलग बात है। वो इसके बगल में है, इसका आप एक देश है, लेकिन वह स्वतंत्र था, वह कभी भी जो है भारत का हिस्सा नहीं रहा। इसलिए अगर जवाहरलाल नेहरू ने उसके भूभाग को अंग्रेजों द्वारा दावे गए भूभाग को उसको दे दिया, इसमें कोई गलत बात नहीं, क्योंकि वो क्षेत्र उसका था ही और उसको मिलना ही चाहिए था। इसलिए जो लोग इसमें ये बात कहते हैं कि नेहरू की ये गलती किया, दाव लेना चाहिए, ये गलत बात है। तो ये जो है यहाँ पर आपकी भारत की विदेश नीति और भूटान की विदेश नीति में और भूटान की रक्षा नीति में भारत के द्वारा जो है बहुत ही बेहतरीन भूमिका दी गई है ना। यहाँ तक तो आपने अब भारत और भूटान के इतिहास को देखा। अब इसके बाद जो है हम इसको लेकर चलेंगे कि क्या भूटान कभी भारत का हिस्सा रहा है, क्या भूटान कभी भारत का हिस्सा रहा है। इस टॉपिक को अब इसके बाद हम आगे बढ़ाएंगे और इसमें बेहतरीन ज्ञान है। बस सिर्फ लास्ट तक बने रहिएगा और देखते रहिएगा। हाँ, तो बात हो रही थी कि क्या भूटान कभी भारत का हिस्सा रहा। तो भूटान कभी भी भारत का हिस्सा नहीं रहा, वह जो है एक अलग देश रहा। अंग्रेज जब भारत पर राज करते थे तब भी भूटान भारत के अंतर्गत नहीं था। जब अंग्रेजों का शासन था भारत पर और अंग्रेजों ने ही भूटान का कुछ भूभाग को लिया भी था, है ना, वार्षिक अनुदान पर, तो उस समय भी भूटान जो है स्वतंत्र था, वह भारत का हिस्सा नहीं था। लेकिन तब अंग्रेजों में और भूटान नरेश में संधि थी। मतलब उस समय अंग्रेज जो इंग्लिशमैन थे और जो भूटान के नरेश थे, उस दोनों में क्या था, संधि था, दोनों में दोस्ती था। लेकिन हाँ, भूटान भारत का हिस्सा नहीं था। अंग्रेज जब भारत पर शासन कर रहे थे उस वक्त भी भूटान भारत का हिस्सा नहीं था, जिसके अंतर्गत भूटान के कुछ भूभाग पर इनका अधिकार था। चूंकि जो वो जब वहां का नरेश से ही अंग्रेजों की अच्छी दोस्ती थी, संधि थी, तो जब वहां के कुछ भाग पर, भूटान के कुछ भाग पर, कुछ हिस्से पर अंग्रेजों का कब्जा था, है ना, अंग्रेजों का अधिकार था। तथा अंग्रेज भूटान को उस क्षेत्र के एवज में कुछ धन देते थे। हमने देखा कि वार्षिक अनुदान जो है अंग्रेज उसको देने का काम करते थे, तो कुछ अनुदान जो है उसको देते रहते थे। किसको, भूटान को, और उसके जमीन को पर अपना अधिकार किया था, कर लिया था, है ना। भूटान ने भारत के कुछ बिहार क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था। एक बार क्या हुआ, भूटान ने जो भारत का क्षेत्र है कूच बिहार, इस पर क्या हो गया, हमला कर दिया और इस पर अधिकार कर लिया था, कूच बिहार पर। और वो उस समय हुआ जब अंग्रेज जो है भारत में थे, अंग्रेजों का शासन भारत पर था। तो फिर क्या हुआ, जब भूटान ने भारत के कूच बिहार पर हमला किया तो वहां पर अधिकार करना चाहा या अधिकार किया भी, कहीं कहीं है कि अधिकार कर लिया, कहीं कहीं है कि कूच बिहार पे सिर्फ अटैक किया था। तो उसके बाद जो है अधिकार के बाद अंग्रेजों ने फिर जो है पुनः उस कूच बिहार को अपने सीमा में ले लिया, मतलब कि भूटान की सीमा से हटा दिया, भूटान के सैनिकों को वहां से धकेल के बाहर निकाल दिया। तो यह काम भी जो है हुआ है। तो भूटान ने भारत के कूच बिहार क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था। बाद में अंग्रेज और भूटान में इसके लिए युद्ध हुआ, है ना। कूच बिहार यह एक जगह है ना, जो भारत का आपका भारत के मानचित्र में आता है, भारत के क्षेत्र का है। कूच बिहार पर अधिकार किया, कौन किया, तो भूटान किया। अब बाद में भूटान को किसने हराया, तो अंग्रेजों ने हराया, है ना, अंग्रेज को हराया। और वह जो जमीन लिए जो ये हथियाया था, फिर वह जो है अंग्रेजों के हाथ में आ गया, है ना। अंग्रेजों ने छीन लिया और भूटान की सेना को बाहर खदेड़ दिया। भारत के आज़ाद होने पर भी भूटान के साथ अंग्रेजों वाली संधि का सम्मान किया। अब भारत आज़ाद हुआ और आज़ाद होने के बाद भी जो अंग्रेज वाला संधि था उसका सम्मान किया। मतलब कि अंग्रेज जो है कुछ पैसा देकर भूटान का जो जमीन अपने कब्जे में लिया था उसको क्या किया, भारत, आप जानते ही 1949 में वापस कर दिया। 1947 में भारत आज़ाद हुआ और 1949 में भारत भूटान समझौता के तहत भारत ने भूटान की वो सारी जमीन उसे लौटा दी जो अंग्रेजों के अधीन थी। ये तो आपने देखा। इस समझौते के तहत भारत ने भूटान को हर तरह की रक्षा और सामाजिक सुरक्षा का वचन दिया। क्या बोला, हर तरह की रक्षा, है ना, हर तरह की रक्षा। ये बात हो रही है कब की, तो 1949 की बात हो रही है। देश आज़ाद होने के 2 साल बाद की। हर तरह की रक्षा देने का वचन दिया और क्या दिया, सामाजिक सुरक्षा का भी वचन दिया, है ना, सामाजिक सुरक्षा का भी वचन दिया गया। यह सब जो है आपका जवाहरलाल नेहरू जो प्रधानमंत्री थे देश के, उस काल में हो रहा है। सामाजिक सुरक्षा का भी वचन दिया और भूटान की रक्षा तथा विदेश मामले के साथ संचार व्यवस्था भी स्वयं भारत की जिम्मेदारी थी, है ना। इतना ही नहीं, इसके बाद जो संचार व्यवस्था था वह भी भारत ने अपनी जिम्मेदारी ली, जिसे फिर बाद में रक्षा के अतिरिक्त समस्त मामले
भूटान की राजशाही ने अपने स्वामित्व में ले लिया। इसके बाद जो है जब भारत रक्षा का सब चीज का बात किया है ना, बाद में रक्षा के अलावा समस्त मामला, रक्षा के अलावा है ना, रक्षा के अलावा जो समस्त और भी जो मामला था, रक्षा के अलावा समस्त मामला जो है यह किसके हाथ में चला गया, यह ले लिया भूटान के राजशाही ने, है ना। जो भूटान में राजशाही आया, भूटान के राजशाही, जब राजशाही वहाँ पर शुरू हो गया, मतलब राजा होना शुरू कर दिया, तो इन्होंने क्या हो गया, रक्षा के अलावा जो है भारत से सारा जो भी चीज़ और भी जो जिम्मेदारियां थी वह सब उन्होंने खुद निभाने के लिए तैयार हो गया। ब्रिटेन में मतलब एक शासक बन गया और वह जो है खुद अपने ब्रिटेन को संभालने की बात उन्होंने नींव रखी। भारत के हाथ में सिर्फ रक्षा रहा, है ना। चलिए, भूटान की राजशाही ने अपने स्वामित्व में ले लिया। भूटान, सिक्किम तथा तिब्बत ने भारत के आज़ाद होने पर भारत से अलग स्वतंत्र देश बने रहने की रुचि रखी। किसने किसने, देखिए भूटान तो है ही, और तिब्बत भी है, और एक सिक्किम भी है। अभी आप जानते हैं कि सिक्किम जो है वह भारत का हिस्सा है, भारत का एक राष्ट्र, एक राज्य है। लेकिन एक बात जान लीजिए कि जो यह सिक्किम है यह पहले भी एक स्वतंत्र राष्ट्र हुआ करता था। मतलब कि सिक्किम, अब देखिए भूटान, तिब्बत और सिक्किम जब देश आज़ाद हुआ तो इन लोगों के पास एक अपना निर्णय रहा कि आप भारत गणराज्य में मिलिएगा अथवा नहीं मिलिएगा। तो भूटान और तिब्बत ने कहा कि हम इसमें नहीं मिलेंगे, और सिक्किम ने भी कहा कि हम नहीं मिलेंगे। लेकिन सिक्किम जो है यह एक स्वतंत्र देश था, सिक्किम एक स्वतंत्र देश है। यह जो नेपाल है और यहाँ पर भूटान है, बीच में सिक्किम है। थोड़ा सा क्षेत्र जो सिक्किम का दिख रहा है, क्योंकि मैप हमको थोड़ा बनाने में ये हो गया, एग्जैक्ट नहीं दिख रहा है आपको, ये थोड़ा सा क्षेत्र सिक्किम, मतलब नेपाल और भूटान के बीच में सिक्किम है ना। तो ये जो भूटान, तिब्बत और सिक्किम था, ये सब अपना स्वतंत्र रहने का निर्णय लिया कि हम किसी देश में नहीं मिलेंगे, हम भारत का राज्य नहीं मिलेंगे। लेकिन बाद में जो है सिक्किम ने 1925 में, शायद यह जो है आपका सिक्किम का 1975 में, 1975 में जो है ना, सिक्किम जो है वो भारत का हिस्सा बनना पसंद किया और सिक्किम भारत का आज एक राज्य है। जबकि तिब्बत और भूटान ने भारत का हिस्सा बनने से इनकार किया और वह एक स्वतंत्र देश है, आज भी है, ठीक है ना। तो जो है स्वतंत्र देश बने रहने में रुचि रखी। इन लोगों ने कहा कि हम स्वतंत्र देश बना रहेंगे, हम जो है भारत में नहीं मिलेंगे। भारत ने कहा ठीक है, नहीं मिलना है तो मत मिलो, स्वतंत्र देश रहो। और भारत के अन्य राज्यों की तरह मिलना स्वीकार नहीं किया। भूटान को अलग देश बनवाने और यूएनओ का सदस्य बनवाने में भारत की ही भूमिका है। भूटान को अलग देश बनाने में और यूएनओ का सदस्य बनाने में भी किसका भूमिका है, तो भारत का भूमिका है। मतलब भारत के चलते ही जो है आपका भूटान यूएनओ का सदस्य भी बना, है ना, और स्वतंत्र राष्ट्र भी बना। भूटान की सीमा भारत, सिक्किम और तिब्बत से मिली हुई है। आप जानते हैं ये भूटान है और इसकी सीमा तिब्बत से, इस तरफ जो अरुणाचल प्रदेश है इससे, असम से, पश्चिम बंगाल से और सिक्किम से। तो भारत के बाकी राज्यों से इसकी सीमा जो है मिली हुई है ना, मिली हुई है। अभी तिब्बत चीन के अधिकार में होने से भूटान की सीमा चीन से मिल गई। अब देखिए यही मिस्टेक है। अब जो यह जो भूटान तिब्बत से मिला हुआ है, यहाँ पर ये वाला क्षेत्र तिब्बत है, आप जानते हैं ये तिब्बत है, और तिब्बत का क्षेत्र जो भूटान से टच हो गया, अब चाइना का अधिकार जो है इस पर, चाइना इसको परेशान करता है। मतलब कि अभी तिब्बत चीन के अधिकार में होने से भूटान की सीमा चीन से मिल गई। अब जो पहले तो तिब्बत एक स्वतंत्र देश था, चाइना का इस पर कब्जा था नहीं, तो अगर मान लीजिए इसका बाउंड्री छूता भी था तो कोई उसको डर नहीं था, क्योंकि यहाँ पर बहुत भिक्षु लोग रहते तिब्बत में, तो इससे भूटान को कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन भूटान जब चीन के कब्जे, तिब्बत जब चीन के कब्जे में आ गया है, तो अब इसका सीमा जो है चीन से मिल रहा है। क्योंकि तिब्बत से मिलता था, तिब्बत चीन का हो गया, तो यह क्षेत्र जो है अब चीन से मिलता है ना, अधिकार में हो गया। अधिकार में होने से भूटान की सीमा चीन से मिल गई। सिक्किम भी भूटान की तरह स्वतंत्र देश था। जिस तरह भूटान स्वतंत्र देश है, वैसे ही सिक्किम भी एक स्वतंत्र देश था। 1975 में सिक्किम के राजा ने भारत में मिलना पसंद किया। कब? 1975 में, 1975 में सिक्किम ने भारत में मिलना स्वीकार किया। सिक्किम के राजा ने भारत में मिलना पसंद किया। इसे इंदिरा गांधी सरकार ने स्वीकार किया और अब सिक्किम भारत का एक राज्य है। 1975 में सिक्किम को किसने मिलाया? तो यह आपका इंदिरा गांधी का कार्यकाल है। इंदिरा गांधी के समय में जो आपकी है ना प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, उसमें यह इसमें आकर के मिल गया। यह भारत का 25वां राज्य है। याद रखिएगा, सिक्किम भारत का क्या है? तो सिक्किम भारत का 25वां राज्य है ना, 25वां राज्य। भारत का 25वां राज्य कौन है? तो यह आपका सिक्किम हो गया। ठीक है, यह आके मिल गया। अब है तिब्बत। इसी तरह तिब्बत भी एक स्वतंत्र देश था। अंग्रेजों के साथ भारत और तिब्बत की सीमा का निर्धारण लॉर्ड मैकमोहन ने किया था। अब यहाँ अब देखिए, सिक्किम का तो हो गया, अब तिब्बत का बात कर लेते हैं। तिब्बत जो है अंग्रेज के साथ मिला था, तो तिब्बत और भारत ने शिमला में समझौता किया और उस समझौता के तहत जो लॉर्ड मैकमोहन थे, उनके निर्देशन में
जो है एक लाइन जो है खींची गई, जिस लाइन को मैकमोहन रेखा कहते हैं। मैकमोहन रेखा जो है वह तिब्बत और भारत के बीच का जो है क्षेत्र है, एक लाइन रेखा है, एक रेखा है ना। तो वह जो रेखा खींची गई, तो उस रेखा को तिब्बत और भारत के जो लोग थे उन्होंने मिल करके डिसीजन किया। लेकिन अब जो है चाइना उस रेखा को नहीं मान रहा है। चीन मानता है कि वह रेखा नहीं है, उस मैकमोहन रेखा की वैल्यू चीन देता ही नहीं है, वह मानता ही नहीं कि वह रेखा सही है। जबकि मैकमोहन रेखा क्या है, वह तिब्बत और भारत के बीच का जो क्षेत्र है उसके बीच की वो लाइन है ना, जो कि अलग अलग दोनों क्षेत्र को वो अलग दर्शाता है। वो लॉर्ड मैकमोहन के समय में वो की गई थी, इसलिए उसका नाम मैकमोहन रेखा रखा गया। लेकिन चीन जो है उसको मानता ही नहीं है। चीन का कहना है कि जो भारत का 5 क्षेत्र, जिसको वह 5 फिंगर्स कहता है, वह कहता है कि वो मेरा है, और उसके लिए वह हमेशा जो है उसको छीनने का प्रयास करता है भारत से। अब देख लीजिए वो 5 क्षेत्र कौन कौन सा है ना। 5 फिंगर्स में जो आपका क्षेत्र है वह कौन कौन सा है, देखिए। एक है सिक्किम, देखिए ये वाला सिक्किम क्षेत्र को बोलता है कि वह मेरा है, एक हो गया सिक्किम। दूसरा है भूटान, भूटान को भी जो है वह अपना क्षेत्र मानता है, वह मानता है कि यह भी जो है उसी का क्षेत्र है, भूटान 2 हो गया। और तीसरा है तिब्बत, वह तिब्बत को भी अपना मानता है, ये 3 हो गया। और चौथा है लद्दाख, और 5वां है अरुणाचल प्रदेश। लद्दाख का कुछ क्षेत्र यहाँ जो है, और अरुणाचल प्रदेश, यह 5, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश 2 हो गया, सिक्किम 3 हो गया, भूटान 4 हो गया, और एक जो आपका रह गया कौन सा, भूटान, और एक हो गया आपका तिब्बत। यह 5 क्षेत्र को चीन अपना मानता है, और इसी को लेकर के जो है वह हमेशा कहीं ना कहीं लफड़ा लगाते रहता है भारत के साथ। और यह विवाद जो है भारत और चीन के बीच अभी भी चल रहा है, इसका कोई निपटारा नहीं हुआ है। क्योंकि 5 फिंगर्स में तब तो वो भारत का बहुत ज़्यादा क्षेत्र जो है अपने मैप में दिखा देता है। एक समय जब भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, तो उस समय चीन के राष्ट्रपति भी यहाँ आए थे, और उन्होंने अपना मैप दिखाया, जिसमें कि भारत का लगभग क्षेत्र जो उधर उस तरफ का था, है ना, उसको अपने मैप में दिखा दिया था। तो नेहरू जी ने उस पर आपत्ति जताई थी, तो उन्होंने कहा था कि ये गलत मैप है। लेकिन वो अभी भी जो है वो 5 क्षेत्र को अपने मिलाने का जिद चाहता है, वो चाहता है कि ये अपने चीन की सीमा में मिल जाए, है ना। चलिए, और दोनों क्षेत्रों को बांट दिया मैकमोहन रेखा से। बांटते हुए एक रेखा दोनों सरकारों ने मान्यता दी, इस रेखा को आज चीन मान्यता नहीं देता है। चीन ने तिब्बत पर आक्रमण कर दलाई लामा को भगा दिया। आप जानते हैं कि तिब्बत को जब हमने पढ़ाया था उसमें कहा था चीन ने क्या किया, तिब्बत पर आक्रमण किया, और यहाँ पर जो दलाई लामा जो शासक थे वहाँ का बौद्ध धर्म से थे, वो क्या किया, उसको वहाँ से भगा दिया, और वो भाग करके कहाँ आ गए, भारत में शरण ली, और भारत से ही वो वहाँ की सत्ता चला रहे हैं। और अब वहां पर कम्युनिस्ट चीन का शासन हो गया। अब वहां से उसको भगाया, और किसका, तिब्बत पर किसका शासन हो गया, तो कम्युनिस्ट चीन का। जैसे ही दलाई लामा वहां से भागे, तो वहां पर किसका कब्जा हो गया, कम्युनिस्ट चीन का वहां पर कब्जा हो गया, किस पर, तिब्बत पर। तथा दलाई लामा तिब्बत में बौद्ध धर्मगुरु हैं, जो पटल महल में रहते थे और तिब्बत छोड़कर भारत में शरण लेकर रह रहे हैं। भारत आज तिब्बत और चीन का भाग मानता है। आज भारत तो ये कहता है कि तिब्बत जो है वह चीन के क्षेत्र में है, और यह इसलिए कहा था क्योंकि जब चीन के राष्ट्रपति जवाहरलाल नेहरू से मिलने आए थे, तो उन्होंने सिक्किम को भारत का हिस्सा माना था, और इसलिए जवाहरलाल नेहरू ने भी तिब्बत को चीन का हिस्सा मान लिया था, है ना, भाग माना था। और दलाई लामा को अतिथि शरणार्थी के रूप में भारत स्वीकार करता है। मतलब जब वहाँ तिब्बत से वो भाग गया दलाई लामा, तो वहाँ आकर के कहाँ रहा, भारत में रहा। यही चीज़ चीन को चिढ़ थी कि दलाई लामा को भारत शरण क्यों देता है। अब बताइए, शरणार्थी अगर वो भाग रहा है, शरण देते क्या दिक्कत है। तो यही चीज़ के लिए जो है भारत से संघर्ष उसका चल रहा था। तो आज भारत आज तिब्बत को चीन का भाग मानता है और दलाई लामा को अपना अतिथि शरणार्थी मानता है। 1959 में दलाई लामा ने भारत में शरण लिया। 1959 में जो है दलाई लामा तिब्बत से कहाँ आ गए, भारत में आ गए। याद रखिएगा, 1959 में जो है ये भारत में आ गए। 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण कर अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों तथा लेह लद्दाख के बहुत से भूभाग पर अधिकार कर लिया। अब देखिए, यहाँ से 1959 के बाद आ गया 1962, 1962, और 1962 में चीन ने अब क्या किया, भारत का 1962 में जो युद्ध हुआ उसमें भारत का 2 क्षेत्र, एक जो लद्दाख है और दूसरा जो अरुणाचल प्रदेश का कुछ हिस्सा है, चीन जो है इसको दाबना चाह रहा है। ये सबसे ऊपर क्षेत्र जो भारत का है वह 1962 का चीनी कब्जा जो आप देख रहे हैं ये लद्दाख में है। लद्दाख का एक बड़ा भूभाग जो है वो दाब लिया है 1962 के युद्ध में। और अरुणाचल का कुछ हिस्सा, अरुणाचल प्रदेश यहाँ पर है, ये है अरुणाचल प्रदेश, और इधर जो है तिब्बत के बाद इधर चीन है आपका। तो यह जो अरुणाचल प्रदेश का कुछ हिस्सा है ना, कुछ हिस्सा अरुणाचल प्रदेश का और कुछ हिस्सा लद्दाख का, इस दोनों ही हिस्सा को वह दाब लिया है। अब इस हिस्से के लिए जो है लड़ाई चल रही है। तो लद्दाख का कुछ जो आप देख रहे हैं चीन का कब्जा 1962 यहाँ लिखा हुआ है, तो यही चीन विजित क्षेत्र है जो 1962 के युद्ध में वह दाब लिया है भारत का।
है ना। तो यह चूंकि लद्दाख वाला क्षेत्र बड़ा है और हिमाचल प्रदेश का जो अरुणाचल का जो कुछ क्षेत्र है इसको भी वह दावा है। तो यह दो चीज के लिए चाइना और भारत में जो है हमेशा संघर्ष का जो है बना हुआ है ना। तो और यह जो लद्दाख वाला क्षेत्र है इसका नाम वह रखा है ऑक्साई चीन। क्या बोलता है उसको? ऑक्साई चीन। वो चीन अपने क्षेत्र से उसका नाम रखा है ऑक्साई चीन। और इधर हम लोग जानते हैं कि वो भारत का हिस्सा है जो लद्दाख है। चीन भारत पर आक्रमण कर अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों तथा लेह लद्दाख के बहुत से भूभाग पर अधिकार कर लिया तथा ऑक्साई चीन नाम के लद्दाख के क्षेत्र पर कब्जा भी कर लिया। अब लेह लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में सीमा निर्धारण पर दोनों देश में मतभेद है। अब मतभेद क्यों नहीं होगा? अब लेह लद्दाख की सीमा पर मतभेद होगा और अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर मतभेद होगा, दोनों ही देशों के बीच, भारत और चीन के बीच, क्योंकि यह दोनों ही क्षेत्र भारत का था और इसको चीन क्या चाह रहा है? अपने कब्जे में लेना चाह रहा है। और ये विभत्स होगा, भयंकर लड़ाई होगी, क्योंकि यह अब बताइए किसी के हक को जबरदस्ती कोई छोड़ेगा नहीं। अब भारत का हिस्सा जबरदस्ती चीन दाबना चाहेगा, ये तो जब तक शांति वार्ता है लोग सोच रहे हैं शांति से काम निपट जाए, लेकिन जब ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा? फिर युद्ध होगा। फिर क्या किया सकता है? अब आपकी जमीन भूभाग को जबरदस्ती कोई दाब लेगा तो क्या कीजिएगा? बिना लड़े तो कोई उपाय है नहीं। बस वही है, इसलिए जो है दोनों के बीच इस जो है भूभाग पर इस अरुणाचल प्रदेश और आपका जो लद्दाख का क्षेत्र है इसको लेकर के सीमा विवाद जो है चल रहा है, दोनों देश में मतभेद चल रहा है। तथा भारत मैकमोहन रेखा को मानता है जबकि चीन इसे नहीं मानता। चीन सिक्किम, भूटान, तिब्बत, लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, भूटान, तिब्बत, लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश, है ना। अरुणाचल प्रदेश को 5 फिंगर अर्थात 5 उंगली मानता है और इस पर अधिकार करने के फिराक में रहता है और वह हमेशा चाहता है कि इस पर जो है इसको अपने अंडर लेने के लिए वह जो है प्रयास करते रहता है। कौन कौन सा है आप इसका 5 फिंगर जान लीजिए। चीन का जो वो चाह रहा है वह एक है आपका सिक्किम, दूसरा है तिब्बत तो खैर वो उसको दे ही दिया, है ना, तिब्बत, और तीसरा है लद्दाख, चौथा है अरुणाचल लद्दाख, है ना। लद्दाख को भी जो है वह अपने हिस्से में मानता है, लद्दाख को भी, और चौथा है आपका अरुणाचल प्रदेश, है ना। अरुणाचल प्रदेश का भी जो है कुछ हिस्सा इसको भी वह अपना 5 फिंगर में ले रहा है। तो कौन कौन हो गया? सिक्किम और एक भूटान छूट गया है, भूटान। बताइए इस पांचों क्षेत्र को वह अपना 5 फिंगर मानता है। वह चाहता है कि इस पांचों क्षेत्र को हम अपने क्षेत्र के अंदर में कर लें, जो कि इतना सरल नहीं है। जिसमें से तिब्बत को तो भारत ने छोड़ ही दिया कि चलो वह उसका ही हिस्सा है, लेकिन अभी सिक्किम भारत के अंदर है, लद्दाख का कुछ भाग जीता है, बाकी भारत के अंदर है, अरुणाचल प्रदेश का कुछ क्षेत्र जीता है और भूटान जो है वह स्वतंत्र देश है। यह पांचों ठीक है। अतः चीन के साथ भारत का इन क्षेत्रों को लेकर विवाद है, डोकलाम भूटान में तथा लद्दाख गलवान में। अब डोकलाम जो है, देखिए अब यहाँ ये इधर जो हाल में युद्ध हुआ है, डोकलाम जो है यह आपका भूटान का क्षेत्र है। डोकलाम जो है ये भूटान का क्षेत्र है और दूसरा जो आपका लद्दाख है इसमें गलवान है ना। लद्दाख गलवान में, गलवान जो है ये लद्दाख में है। तो भूटान का क्षेत्र डोकलाम और गलवान लद्दाख में भारतीय सेना और चीनी लाल सेना में खतरनाक खूनी संघर्ष भी हाल ही में हुए हैं। मतलब यह जो डोकलाम वाला क्षेत्र है जो भूटान की तरफ है और जो गलवान का क्षेत्र है जो लद्दाख में है, इन दोनों ही सीमा पर जो है भारतीय सेना और चीनी लाल सेना में जो है घनघोर संघर्ष हुआ है और खून जो है बहुत ज़्यादा खून की नदियाँ बही है। ये बात कही जा रही है ना, कि डोकलाम भूटान में तथा लद्दाख गलवान में भारतीय सेना और चीनी लाल सेना में खतरनाक खूनी संघर्ष भी हाल ही में हुए हैं। ये न्यूज़ है, हम लोग जानते ही हैं इसको। चलिए अब तो यहाँ पर हमने ये देखा कि भारत जो है वह भूटान का हिस्सा रहा या नहीं रहा, इसका आंसर तो आपको मिल ही गया। अब हम लोग भूटान के राजनीतिक क्षेत्र को देखते हैं और भूटान के बारे में कुछ और जो जानकारी है उसको देख लेते हैं। भूटान में आज भी राजशाही है, यह बात तो आप जानते ही हैं कि भूटान में क्या है, आज भी राजशाही है। और अगर राजशाही है तो यहाँ के राजा कौन है, यह भी बात जो है उठती ही है कि भूटान का राजा कौन है। भूटान दुनिया का सबसे खुशहाल देश में भूटान का गिनती होती है, दुनिया का सबसे खुशहाल देश भी भूटान को माना जाता है। और यहाँ का जो राजा है वह है जिग्मे खेसर, यह जो है यहाँ का राजा है जिग्मे खेसर। ये आपका तीसरा या चौथा पीढ़ी है जिग्मे खेसर, है ना। जिग्मे खेसर नाम गेल वांगचुक, जिग्मे खेसर नाम गेल, जिग्मे खेसर नाम गेल, बहुत अल्टर सा नाम है ना। गेल वांगचुक, यह जो है वांगचुक, यह जो है इसका
यहाँ का अभी शासक है भूटान का, वांगचुक, ये राजा है आपका, कहाँ का, तो भूटान का राजा। जिग्मे खेसर नामग्येल वांगचुक, यह जो है भूटान के अभी वर्तमान में राजा हैं, और जो है ये रेवन क्राउन पहनते हैं। क्या पहनते हैं, रेवन क्राउन, क्योंकि राजा है रेवन क्राउन जो है धारण करता है या पहनता है, जो समझिए रेवन क्राउन धारण करता है, पहनता है, जो भूटान के राजाओं द्वारा पहना जाने वाला एक आधिकारिक ताज है। यह क्या है, एक आधिकारिक ताज है, जो राजा बनता है वह इस क्राउन को पहनता है। तो अभी भी भूटान में जो है ये चीज़ें चल रही है। अब है भूटान का राजा, यह तो आप जान ही गए, जो वर्तमान में जिग्मे खेसर नाम है ना, नामग्याल वांगचुक है। हालांकि यह पद वंशानुगत है, लेकिन भूटान के संसद सोगुडू, भूटान के संसद को क्या बोलते हैं, सोगुडू, याद रखिएगा, है ना, सोगुडू। सोगुडू जो है वह जो है भूटान का संसद है, सोगुडू, क्या नाम है, सोगुडू, है ना। सोगुडू के 2/3 बहुमत द्वारा हटाया जा सकता है। ये तो ठीक बात है कि राजा जो है राजशाही शासक है, वंशानुगत पद वहाँ पर जो है राजा होगा भूटान में, ये बात ठीक है, लेकिन फिर भी सोगुडू जो वहाँ का संसद, उसमें 2/3 बहुमत से इसको हटाया भी जा सकता है ना, 2/3 बहुमत द्वारा इसको जो है हटा भी दिया जा सकता है। अगर ये बदमाशी करेगा तो 2/3 बहुमत के द्वारा इसको हटाया जा सकता है, ये वहाँ का संविधान है। हाँ, हालांकि यह पद वंशानुगत है, लेकिन भूटान के सांसद सोगुडू के 2/3 बहुमत द्वारा हटाया जा सकता है। सोगुडू में 154 सीटें होती है। कितनी होती है सोगुडू में, तो सोगुडू में 154 सीटें होती है। यह जो है भूटान का आप राजनीति देख रहे हैं, उसमें क्या है, 154 सीटें होती है, और जिसमें स्थानीय रूप से चुने गए प्रतिनिधि कितने होते हैं, 105। स्थानीय रूप से चुना गया प्रतिनिधि कितना होता है, 105 संख्या है स्थानीय रूप से, और जो आपका धार्मिक प्रतिनिधि है वह 12 है। धार्मिक प्रतिनिधि कितने होते हैं, तो ये 12 हैं, अर्थात धार्मिक प्रतिनिधि जो है यह 12 है। और राजा द्वारा जो नामांकित प्रतिनिधि है, राजा द्वारा नामांकित प्रतिनिधि ये 37 है। 37 जो है राजा द्वारा नामांकित प्रतिनिधि है। इन सभी का कार्यकाल 3 वर्षों का होता है। इस सब का कार्यकाल कितना हो गया, तो 3 ईयर, 3 साल का कार्यकाल होता है। और राजा की कार्यकारी शक्तियां सोगुडू के माध्यम से चुने गए मंत्री परिषद में निहित होती है। क्योंकि संसद सोगुडू है और राजा की शक्ति जो है सोगुडू में निहित है, इसलिए कहा कि राजा की कार्यकारी शक्तियां सोगुडू के माध्यम से चुने गए मंत्री परिषद निहित होती है। मंत्री परिषद के सदस्यों का चुनाव राजा करता है और इनका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। मंत्री परिषद का चुनाव कौन करता है, मंत्री परिषद का चुनाव जो है भूटान में यह राजा करता है। कौन करता है, राजा करता है, और इसका कार्यकाल कितना है, 5 वर्ष। इस मंत्री परिषद कार्यकाल कितना है, तो 5 वर्ष का जो है कार्यकाल है। इतना ही है, ये भूटान का जो पॉलिटिक्स है, जो राजनीति है, उसको हमने देखा। अब इसका भौगोलिक क्षेत्र देख लेते हैं भूटान का। भूटान पूर्वी हिमालय के दक्षिणी ढलान पर है। यहाँ पर जो नेपाल में हिमालय है, तो यह पूर्वी हिमालय के दक्षिणी ढलान पर जो है कौन है, तो भूटान है ना। भूटान पूर्वी हिमालय के दक्षिणी ढलान पर है, जो उत्तर में चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र पर है। उत्तर में तो आप देखिए भूटान के उत्तर में क्या हो गया, तिब्बत हो गया, और तिब्बत जो चीन का स्वायत्त क्षेत्र है, और पश्चिम में सिक्किम। आप यहाँ से देखिए, इस भूटान का पूरब हो जाएगा इधर अरुणाचल प्रदेश तरफ, और इधर हो गया पश्चिम में सिक्किम और पश्चिम बंगाल। इधर सिक्किम भी है, और ये पश्चिम बंगाल का कुछ क्षेत्र जो है यहाँ पर आकर छूता है, तो इसके पश्चिम में जो है आपका पश्चिम बंगाल भी हो गया, सिक्किम भी हो गया। और असम, असम आपका कहाँ है, ये वाला क्षेत्र असम, यहाँ देखिए असम है, ये वाला क्षेत्र असम यहाँ को छूता है। तो अगर असम को देखा जाए तो यह सिक्किम के पूरब में है ना, सिक्किम के पूरब में असम है। असम के भारतीय राज्यों और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश के भारतीय राज्यों के बीच स्थित है। तो ये सभी भारतीय राज्य के बीच में जो है भूटान स्थित है। भूमि में ज़्यादातर खाड़ी है ना, और ऊंचे पहाड़ हैं जो तेजी से बहने वाली नदियों के नेटवर्क से भरे हुए हैं। खाड़ी है, जगह में क्या है, खाड़ी है, और आपका नदियों का बहुत बड़ा क्षेत्र है ना, जो कि तेजी से बहने वाली नदियों के नेटवर्क से भरा हुआ है, और नदी वगैरह भी है। तो यह क्षेत्र जो है आपका भूटान का ऐसा है, ज़्यादा खाड़ी है और ऊंचे पहाड़ भी हैं। चूँकि हिमालय वाला क्षेत्र है तो उधर का है ना, हिमालय का दक्षिणी क्षेत्र है, तो ऊंचे पहाड़ भी जो है भूटान में आपको मिलेंगे। अब है अर्थव्यवस्था को देख लेते हैं थोड़ा सा। विश्व की सबसे छोटी अर्थव्यवस्था में से भूटान की आर्थिक ढांचा मुख्य रूप से कृषि, वन, यहाँ 3 देखिए,
इसकी इकोनॉमी जो है 3 चीज़ पर डिपेंड है। किसकी? भूटान की। एक है कृषि पर, दूसरा है वन, और एक और है तीसरा है पनबिजली। यह भी ये बेचता है, पनबिजली। यह 3 चीज़ जो है इसके इनकम ऑफ सोर्सेज हैं, इनका जो है अर्थव्यवस्था इससे चलती है। अपने यहाँ निर्मित पनबिजली को भारत के विक्रय पर निर्भर करती है ना। तो विश्व की सबसे छोटी अर्थव्यवस्था में से एक भूटान का आर्थिक ढांचा मुख्य रूप से कृषि, वन क्षेत्र और अपने यहाँ निर्मित पनबिजली के भारत को विक्रय पर निर्भर करता है। अब यह इन तीनों पनबिजली को जितना भारत पर विक्रय करेगा उतना ही इसकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। तो कृषि, वन और पनबिजली, यह 3 चीज़ जो है उसका मुख्य आधार है। ऐसा माना जाता है कि इन 3 चीज़ों से भूटान की सरकारी आय का 75% आता है। इन तीनों से क्या आता है? सरकारी आय का 75% जो है यही तीनों से आता है। किससे किससे? कृषि से, वन से और भारत को बेचे गए पनबिजली से। इन 3 चीज़ से 75% जो है भूटान को आय, सरकारी आय आ जाता है बेच के, ठीक है ना। कृषि जो यहाँ के लोगों का आधार है, इस पर 90% से ज़्यादा लोग कृषि निर्भर हैं। भूटान में 90% लोग किस पर निर्भर हैं? तो कृषि पर निर्भर हैं, कृषि डिपेंडेंट है ना। भूटान का मुख्य आर्थिक सहयोगी भारत है, क्योंकि तिब्बत से लगने वाली भूटान की सीमा बंद है। अब जानते हैं ये भूटान है और तिब्बत से लगने वाली भारत की सीमा बंद है, मतलब इस तरफ से अब तिब्बत ही है और उधर चीन का कब्जा है। तो यह जो है इसका मुख्य पड़ोसी देश तो भारत ही हो गया, इसलिए हमेशा मदद का गुहार ये किससे करेगा? भारत से ही करेगा। तो भूटान का मुख्य आर्थिक सहयोगी भी कौन होगा? भारत होगा। आर्थिक सहयोगी भारत है क्योंकि तिब्बत से लगने वाली भूटान की सीमा बंद है। उस तरफ से जो ये सीमा है ये तिब्बत की सीमा है, ये वाली जहाँ हम लाल पेन मारे, ये तिब्बत की सीमा, ये बंद है। भूटान की मुद्रा निगुल्ट्रम है, जिसका भारतीय रुपये में आसानी से विनिमय किया जा सकता है। भूटान का राजधानी थिम्पू और मुद्रा निगुल्ट्रम है। तो निगुल्ट्रम जो यहाँ की मुद्रा है भूटान की, वह भारत के रुपये से आसानी से विनिमय हो जा सकती है, किया जा सकता है, ये आसानी से हो जाता है। औद्योगिक उत्पादन लगभग नहीं के बराबर है। जो भी औद्योगिक उत्पादन है वह कुटीर उद्योग है। क्या है? कुटीर उद्योग है। ज़्यादा जो है उद्योग नहीं है, सिर्फ कुटीर उद्योग का ज़्यादा ये है ना। ज़्यादातर विकास परियोजनाएं जैसे सड़कों का विकास इत्यादि भारतीय सहयोग से ही होता है। मैक्सिमम जो है सहयोग जो भूटान का हुआ है, या जिसको सड़क परियोजना कहते हैं, सड़क परियोजना का विकास हुआ है, तो वह सड़क परियोजना का विकास मैक्सिमम जो है भारत के द्वारा ही, सड़क परियोजना का जो विकास है यह भारत के द्वारा ही हुआ है। कहाँ पर? भूटान में। ज़्यादातर विकास परियोजनाएं जैसे सड़क का विकास इत्यादि भारतीय सहयोग से ही होता है। और पनबिजली और पर्यटन क्षेत्र में असीमित संभावनाएं हैं। भूटान का जो है ना, भूटान की पनबिजली और पर्यटन, ये 2 चीज़ याद रखिएगा। भूटान की पनबिजली और पर्यटन, इन 2 चीज़ में जो है भूटान का असीमित संभावना है, मतलब बहुत सारी संभावना यहाँ से तलाश की जा सकती है पनबिजली में और पर्यटन में। क्योंकि ये उस साइड, ये थोड़ा पहाड़ी क्षेत्र है, इसलिए पनबिजली का तो यहाँ पर पूरा सोर्स होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। पनबिजली बहुत ही ज़्यादा मात्रा में, भगवान कहता है ना, किसी का कोई चीज़ अगर ख़राब करता है, उसको कोई 4 दरवाज़ा बंद करता है, 2 दरवाज़ा खोल भी देता है। इसी तरह कुछ चीज़ों से इसको पहाड़ी वगैरह से परेशान किया है, इसके भूभाग में दे करके, लेकिन कुछ चीज़ें दी है। पनबिजली जो है और पर्यटन में भूटान का जो है आप कह सकते हैं असीमित संभावनाएं हैं। तो मित्र, आज हमने अखंड भारत में भूटान को जानने का प्रयास किया। भूटान के बारे में सब कुछ पता चला कि भूटान भारत का हिस्सा है या नहीं है, भूटान का इतिहास क्या है ना। इन तमाम चीज़ों को देखा हमने, और जो भूटान की राजनीति कैसी है उसको देखा, भूटान का भूगोल कैसा है और भूटान की अर्थव्यवस्था क्या है, इसको भी हमने देखा। वीडियो पसंद आए ज़रूर लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। बहुत मेहनत लगता है हमें, तो ज़रूर बताइएगा। यहीं वीडियो को एंड करते हैं। स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।